एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, कैसा है दुनिया का रेला, ये घड़ी है न चाहे भी। ये घड़ी है न चाहे भी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आना कि आजा मेरे में, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। जब से सृष्टि बसी है, संगीत की परंपरा चली आ रही है। संगीत से मनुष्य का जुड़ाव ऐसा है जैसे शरीर से आत्मा का। मन को शांति, सुकून व आध्यात्म के मार्ग पर ले जाने के लिए संगीत हमेशा सहायक रहा है। आज आइडल टॉक विद दीप्ति के इस एपिसोड में हम आपको मिलाने जा रहे हैं श्री रवि कुमार से। रवि ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा स्वर्गीय हेमचंद्र त्रिपाठी जी से ली व वर्तमान में तबले का प्रशिक्षण श्री संतोष लाल शाह जी से ले रहे हैं। 2016 में नादभेद गंधर्वालय म्यूजिक एकेडमी की स्थापना पिथौरागढ़ में कर कई बच्चों को संगीत के गायन व वादन क्षेत्र में भी रवि ने पारंगत किया है। ये खुद भी कई पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं। ठीक है। रवि, सबसे पहले तो हमें अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए। लाइक फैमिली में संगीत का माहौल क्या बचपन से रहा है आपके? हम मूलतः मुंशियारी से बिलोंग करता हूँ और पैदाइश मेरी यहीं की है। और ऐसा कुछ संगीत में घर से कुछ ऐसा है नहीं कि बैकग्राउंड कुछ ऐसे घर में कोई शौकीन, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ये है। तो ये म्यूजिक के लिए जो इंटरेस्ट था ये कौन सी स्टेज में डेवलप होना शुरू हुआ? ये लाइक 15 इयर्स में मेरे को स्टार्ट हुआ। जब मैं 15 ईयर का था तो 9th क्लास में था, उस टाइम से स्टार्टिंग 9th 10th में मेरे को स्टार्टिंग हो गई थी, चस्का चढ़ गया था। किसको देख के इंस्पायर हुए थे आप? मैं इंस्पायर तो एक भुवन पांडे सर हैं, उनको देख के, उसके बाद फिर जो हमारे गुरुजी हैं श्री संतोष लाल शाह जी, उनको देख के इंस्पायर हुआ। अच्छा, तो जब संगीत के क्षेत्र में आपने कदम रखा तो स्टार्टिंग में इनिशियल टाइम पर किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया या किन लोगों से सीखा आपने? इनमें सबसे पहले मैं, एक तो मेरे जो पहले गुरुजी रहे स्वर्गीय श्री हेमचंद्र त्रिपाठी जी, उनका, और दूसरे राजेंद्र लाल वर्मा जी जो मेरे को अपने बेटे की तरह मानते हैं, और तीसरे मेरे गुरुजी श्री संतोष लाल शाह जी। उन्होंने बहुत ही मेरे को सपोर्ट और बहुत ही वो करा, पिंच करा कि सीखो। पहले तो मना करते थे, लेकिन अब मैं इस लाइन पे आ गया हूँ तो फिर वो सब मेरे को बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा करें। बचपन में क्या कभी ये सोचा था कि किसी और फील्ड में कैरियर बनाने की ख्वाहिश रही हो? जी, पक्का सोचा किसमें? था। अब कोशिश तो मेरी यही थी कि IPS PCS बने, अधिकारी बनूं, समाज के लिए कुछ कर सकूं। लेकिन टर्निंग पॉइंट जो होता है वो इतने जल्दी आ जाएगा ये पता नहीं था। कि 9th में ही टर्निंग पॉइंट आ गया म्यूजिक से। हालांकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, इंटरमीडिएट मैंने साइंस करा, फिर BSc करी, लेकिन संगीत से पता नहीं क्या ऐसा लगा हुआ कि सब चीज़ छोड़ दी। संगीत से जुड़ाव होने के बाद आप खुद में क्या बदलाव देखते हैं? मैं अपने आप में ये बदलाव देखता हूँ कि मुझे पहले से तो ह्यूमैनिटी जो होती है, इंसानियत थी, लोगों पे मेलजोल ठीक था, लेकिन संगीत से जुड़ने के बाद ये पता चला कि आदमी जो अकेलापन होता है आदमी का, और जो अपनी भावनाएं होती हैं तो वो कैसे व्यक्त कर सकता है, और एक संस्कार जो होते हैं वो सीखता है म्यूजिक पे, और एक अच्छा आदमी बनना सीखा। अच्छा, कि अपने अंदर वो बुराइयों को दूर जितनी भी हो सके, अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना, ये संगीत ने सिखाया जी। और बड़प्पन दिखाना नहीं और किसी से एग्रेसिव होके बात करना नहीं। मैं पहले थोड़ा गुस्सैल था, लेकिन शरारती भी बहुत था। तो संगीत के आते हुए मैं बहुत ही सौम्य टाइप का हो गया, और ना बोलना, किसी इनोसेंट टाइप का, शांत रहना, चुपचाप रहना, इस तरीके का हो गया। हाँ। कुछ लोगों को ये शांत रहना
घमंड भी लगता है हम्म। और कहीं पर ये काम भी आ जाता है, तो इसमें सिंसियरिटी दिखती है। हम्म। तो ये चीज़ें आने लगी। ये बात तो मैंने भी देखी है कि अगर बच्चा जो है वो क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ अगर उसका जुड़ाव हो जाता है तो बच्चे का एग्रेशन जो है वो अपने आप कम होता है, जी उसका गुस्सा कंट्रोल, उसका टेम्पर कंट्रोल होता है। जी जी। अब मुझे बताइए कि लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत, इनमें से कौन सी विधा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? जो शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति है वो लोक संगीत से हुई है। लोक संगीत ही शास्त्रीय संगीत की जननी है। और सुगम संगीत जो लाइट म्यूजिक कहते हैं वो तो हमारा एक उसी का एक कहना चाहिए कि एक प्रकार है। उसमें लाइट संगीत में गज़ल, कव्वालियाँ वगैरह वगैरह, फिल्मी गाने ये जो आते हैं, भजन, ये सब आ जाते हैं। आदमी को कोई भी अगर जैसे संगीत सीखना है तो उसको अपना बेस मजबूत करना ज़रूरी है। उसके लिए उसको शास्त्र सीखना ज़रूरी है और शास्त्रीय संगीत सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसको अगर बेसिक पता हो तो फिर वो अपना फील्ड चुन सकता है। वो शास्त्रीय संगीत सीखने के बाद ज़रूरी नहीं है कि शास्त्रीय गायक ही बने, वो भजन भी अच्छा गा सकता है, वो फोक भी अच्छा गा सकता है, लोक संगीत भी अच्छा गा सकता है। जो उसको जिस भी फील्ड में जाना है वो जा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले शास्त्रीय संगीत सीखना ज़रूरी है। आपको बेसिक नॉलेज पता हो, ABCD पता हो तो आप फिर कर सकते हैं, क्योंकि या फिर आपको सब चीज़ का नॉलेज होगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसे संगीत सिखाने की प्रक्रिया जो है वो कैसे शुरू होती है, कहाँ से आप शुरुआत करते हैं? पुराने समय में जो हमने सुना और देखा तो घंटों घंटों तक रियाज होता था। एक श्रद्धा थी गुरुजी के प्रति और लोगों में भी वो पेशेंस था। लोग सुबह 5 बजे से 3 बजे से 4 बजे से उठ के ओम का रियाज करते थे। 3-3 4-4 घंटे रियाज करते थे। मैं हालांकि यहीं की बात बताता हूँ। लोग सुबह सुबह बहुत सारे मैंने देखे हैं जो अपने बारे में बताते हैं, गुरुजी लोग हैं, तो वो सुबह 4 बजे जाके गुरुजी के पास जाके सीखते थे। उसके बाद फिर उनका खाना भी बनाते थे, फिर खाना बना के वो स्कूल को जाते थे, फिर वहाँ से आते थे, घर का काम करते थे, फिर जाके वहीं सीखना, फिर खाना बनाना, खाना, बर्तन धोना, ये रहता था काम। ये एक बात है एक उस तरीके से। और सिखाने में फिर एक एनर्जी आती थी लोगों को, और गुरुजी लोगों में क्या होता था कि वो देखते थे, परखते थे। इसी तरीके से परख के, देख के, परख के, सोच समझ के सिखाया जाता था। और वो एक हिसाब से सही भी था उस टाइम के लोगों का, कि वो हर किसी को नहीं कि आड़ू बेड़ू घिंगारू किसी को भी सिखा दो, इस तरीके से ना, जो भी हो अच्छा हो, ताकि वो चीज़ आगे बढ़े रहे। इसलिए बहुत कम लोग सीखते थे और कम लोगों को सिखाते थे, और अपनी पीढ़ी में जो भी हैं अपने क्लोज बहुत हैं उनको सिखाते थे। लेकिन आज आदमी सीखना चाहता है, तो कंडीशन ये हो गई है कि हर जगह पे वैसे सीखने वाले भी नहीं है और सिखाने वाले भी नहीं है। जहाँ आदमी सीखना चाहता है वहाँ सिखाने वाले नहीं है, और जहाँ सिखाने वाले वहाँ सीखने वाले नहीं है। तो ये थोड़ा दिक्कत हो चुकी है। अब सीखने क्योंकि लोगों में अब वो पेशेंस नहीं है ना, कि एक संगीत भी तो एक साधना की तरह है ना, तो इसमें भी एक तपस्या करनी है, रियाज करना है, घंटों घंटों आपको एक कठोर तप करना है, तब जाकर आप संगीत के उस लेवल तक पहुंचोगे। बट वही बात है कि लोगों के अंदर इतना धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, समय की भी कमी है। जी, आपको क्या लगता है कि एक व्यक्ति के जीवन में संगीत का क्या महत्व है, क्या स्थान है? संगीत का महत्व ये है एक मनुष्य के लिए कि वो अपने आप को एनालाइज कर पाता है, फील कर पाता है कि मैं हूँ कौन। संगीत से आदमी अपने आप को रूबरू करने की कोशिश करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, खान पान हर चीज़ें देखता है, चाहे वो संगीत का उसको गाने बजाने पे ही ना हो, फ़ायदा कहीं ना कहीं मिलता है उसके स्वास्थ्य में है, उसके काम में, या उसके आने वाली लाइफ में जो भी परेशानियाँ होती हैं उसको कैसे वो हैंडल करता है, तो ये सीखता है। गुरुजी कहते थे, मेरे गुरुजी खुद ही कहते थे, देखो नौकरी तुम्हें क्या है, जीवन दे देगा,
नौकरी तुम करोगे तो जीवन यापन कर लोगे अपना, लेकिन संगीत जो है तुम्हें जिंदगी कैसे जीनी है वो सिखाएगा। ये कहते थे, वो अभी तक भी याद है मुझे। बहुत खूब। और देखता हूँ मैं, अब मैं खुद ही संगीत लाइन पे हूँ तो मुझे खुद ही घंटों घंटों बैठे रहता हूँ, तो अंदाजा नहीं आता। सुबह 5-6 बजे से हो जाता है हिसाब किताब, तो शाम तक मैं कमरे के अंदर ही बैठे रहता हूँ, मैं धूप नहीं देखता हूँ। तो एक हिसाब से डेडिकेशन भी बोल रहे हो, एक हिसाब से काम भी बोलो, एक हिसाब से पागलपन भी। हाँ, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत अपने आप को समय देना भी ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रवि, अब बताइए कि अगर कोई बच्चा ना म्यूज़िक की फील्ड पर जाना चाहता है जी। तो उसे संगीत की शिक्षा कौन सी एज में शुरू करनी चाहिए और उससे बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट कैसी होती है? क्या उसकी पर्सनालिटी में क्या इम्प्रूवमेंट आता है? सबसे पहला, म्यूजिक सीखने के लिए उसके घर पे माहौल होना ज़रूरी है। अगर उसके घर में सुबह 5 बजे से भजन बज रहे हों, जैसे मेरे घर में बजा करते थे, हम सोए रहते थे, सुबह 5 बजे भजन बज जाते थे, अंधेरे में भजन बज जाते थे, तो उससे क्या होता है कि एक बच्चे के दिमाग में एक साइकोलॉजी इफेक्ट पड़ता है। तो वो चीज़ें सुनता है, ये क्या हो रहा है, भजन सुन रहा है। अब स्टार्टिंग से अगर हम फिल्मी गाने लगा देंगे तो बच्चे का दिमाग वहीं चले जाएगा ना। तो भजन बजना चाहिए, और घर में पूजा पाठ का होना ज़रूरी है, माहौल होना ज़रूरी है। चाहे कुछ भी ना हो तो संगीत बजे, तो बचपन से ही पैदा होने से बज जाए बहुत अच्छा है। और जब वो करते रहेगा तो उसको जब समझ आएगी तो बहुत जल्दी समझ आ जाती है। तो आजकल के बच्चे तो ऐसा नहीं है कि पहले हमारे टाइम पे ज़्यादा आप लोगों के समय पे क्या होता था कि 10-10 साल 15-15 साल के बच्चे भी वैसे ही घूमते थे, ज़्यादा वो नहीं था। अब तो बच्चे को बहुत ही समझ है, मोबाइल कैसे चलाना है, बिल्कुल, हाँ। छोटे छोटे बच्चों को। तो कम से कम 4 से 5 साल की उम्र में उसको सिखाना शुरू कर देना, स्टार्ट कर देना चाहिए। चाहे वो सीखे ना सीखे, उसको बैठा देना, बैठना सिखाना जरूरी है। क्योंकि मेन वही है कि हम पहले अपने आसन को कैसे सिद्ध करते हैं। बैठने से एकाग्रता आएगी, एकाग्रता आ गई तो फिर वो कुछ भी करे, वो कर सकता है। अब जैसा कि हम आजकल की युवा पीढ़ी देख रहे हैं ना, तो युवा पीढ़ी में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि पाश्चात्य संस्कृति या फ्यूजन की तरफ या रैप सॉन्ग्स की तरफ आकर्षित है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो म्यूज़िक गलत है, लेकिन जो हमारा लोक संगीत है उसकी भी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। जी जी। एक समय पर तो बिल्कुल विलुप्ति की कगार पर था, फिर भी कुछ ऐसे सामाजिक चिंतक हैं या फिर कुछ ऐसे लोक कलाकार हैं जिन्होंने इस विधा को जो आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं, और बहुत ही सराहनीय प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। जी। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि लोक संगीत की क्या इम्पोर्टेंस है? जैसे मैंने बोला कि संगीत और लोक संगीत का मतलब भविष्य क्या है, आप किस नज़रिए से इसे देखते हैं? जो भी पुराने बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने जो भी करा वो उस टाइम से तो सही था। उन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने कल्चर को बचाने के लिए, लोक संगीत हमारा कल्चर ही तो बचाता है, कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ उसमें अराजक तत्व भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे लोग गायक अच्छे हों, व्यसन भी होते हैं। तो अगर वो लोग उस टाइम और अभी भी अगर अपनी उन चीज़ों पे काबू पा लें तो लोक संगीत अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा। किसी को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये हैं वो हैं, आदमी जज कर लेता है कि कौन क्या कर रहा है। और युवाओं में लोक संगीत तब आगे बढ़ेगा जब हम उस चीज़ों पे रिसर्च करेंगे, क्योंकि हमारे लोक संगीत पे रिसर्च नहीं हुआ है, हमारे अपने कुमाऊँ पे। अच्छा। हालांकि राजस्थान का फोक ले लीजिए, लोक संगीत ले लीजिए, बहुत ही रिच है। वहाँ माड़ होता है, उसमें 24 प्रकार के माड़ होते हैं। अच्छा। तो बहुत लोगों ने उसमें रिसर्च करा हुआ है, हर जगह के संगीत पे रिसर्च हो रहा है। हमारे पहाड़ में क्या हो रहा है कि वही गाना बजाना हो रहा है, डीजे डांस हो जा रहा है, और उसमें अब कुछ वर्डिंग नहीं है। आप वर्डिंग अच्छी डालिए, धुनों को कंपोज कीजिए और बताइए, और उसका एक प्रशिक्षण भी दीजिए। तो उससे क्या होगा कि बच्चा जब देखेगा, समझेगा और कोशिश करेगा, तभी तो जाके वो सारी चीज़ें बनेंगी। अब एक कोने पे जाके करवा के नहीं होता ना। 10-15 लोग बैठे और उन्होंने आपस में मंथन करा, वहीं पर वर्कशॉप करी और वहीं पर बोल डिबेट हुआ, उसके बाद फिर ख़त्म। यूथ को जोड़ना ज़रूरी है, स्टार्टिंग पे बुलाना है उनको, चस्का उनके हिसाब से करना है, तो फिर
वहीं से उनको खींचते रहना है। अच्छा, इस तरीके से जैसे मैं करता हूँ। इस तरह के प्रयास करने जाने चाहिए। अभी जैसा कि हम देख रहे हैं आपके पास यहाँ पर हारमोनियम भी जी। है, तो आप कुछ लाइन सुना सकते हैं, कोई फोक संगीत जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? जी। अभी हाल ही में हमने राज्य महोत्सव हुआ था, तो वहाँ पर एक झोला गाया था। वो बहुत ही प्राचीन है और भानुराम सुकोडी जी का लिखा गया है और उनका ही कंपोज है। ये सारे झोलों से अलग है। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। पहाड़ी गानों पे है इंटरेस्ट, लेकिन उतना वो नहीं, जो पुराने गाने हैं तो उन पे है। तो ये मैं आपको ये 2 लाइन ये सुनाता हूँ। बजाने धुरा ठंडो पानी, कोयल बासी को बजाने धुरा ठंडो पानी, कोयल बासी को ओ आँख की नूरी टूटी, कोयल बासी को बजाने धुरा हो। वाह, बहुत ही खूब। कितनी मिठास और कितना दर्द भरा है ना हमारे गीतों में, लोक संगीत में। जी जी। आजकल जैसे रवि हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं कि टीवी पे रियलिटी शोज़ आ रहे हैं, और रियलिटी शोज़ में बहुत शॉकिंग है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी काफ़ी अच्छा उनका टैलेंट रहता है, एक से एक सिंगर्स हैं, एक से एक डांसर्स हैं। तो ऐसे में आपकी जो एकेडमी है वहाँ पर जो बच्चा आता है तो उनके पेरेंट्स का मतलब मेन क्या रहता है कि वो अपने बच्चों की प्रतिभा को वास्तव में निखारने के मकसद से आते हैं, या जस्ट वो चाहते हैं कि उनका बच्चा भी रियलिटी शो में एज ए कंटेस्टेंट किसी दिन आ सके? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक तो बहुत ही कम केस ऐसे हुए हैं जिसमें पेरेंट्सों की डिमांड हुई कि हमारे बच्चे को भी रियलिटी शो पे जाना है। अच्छा। हाँ। रेयर केस आते हैं। हाँ। लगभग अभी तक 6-7 केस आए हैं मेरे पास। अच्छा। कि वो कहते हैं कि सर आप इनको सिखा दीजिए, इनको रियलिटी शो के लिए तैयार करना है। और दूसरा जो अभी तक चल रहा है उसके अलावा, तो बच्चे बिगड़े ना, जितने भी पेरेंट्स आते हैं तो पेरेंट्सों की यही डिमांड होती है कि आप इनको देख लीजिए, ये हम आपके भरोसे छोड़ जा रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, और ये बिगड़े ना, इस वजह से इनका एक जगह पे मन लगे रहे। तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं। कुछ लोग मेंटली स्ट्रेच होता है उसको ठीक करने के लिए आते हैं। कुछ लोग जो उस टाइम पे नहीं कर पाए जिस टाइम पे उन्होंने सीखना था, तो वो शौक पूरा करने आते हैं। करने के लिए आता है। तो इस तरीके से लोग हमारे पास आते हैं। हाँ। और कुछ लोग जैसे परेशान रहते हैं, थोड़ा मेंटली परेशान रहते हैं। हाँ। तो वैसे लोग भी आते हैं। अच्छा। इस तरीके के लोग आते हैं। हाँ। लेकिन ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, ये सुखद है कि जो काफ़ी मैक्सिमम पेरेंट्स इसलिए आते हैं कि उनके बच्चे गलत दिशा में न जाएं और एक अच्छा रूटीन उनका हो जाए, इस वजह से आते हैं। तो ये अप्रिशिएबल है जी ना। अगर कोई बच्चा म्यूज़िक को एज ए करियर उसको ऑप्ट करना चाहे तो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं रवि? मैम पहले तो उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए। पहले वो अपने आप को बात ले कि मैंने इतने साल मेहनत करनी है, मैंने अपने आप को इस लेवल तक बनाना है,
उसके बाद फील्ड खाली है। देखो आपके पास हुनर है तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, कोई पीछे नहीं कर सकता। स्किल होना चाहिए, तो स्किल का बंदा कहीं मरेगा नहीं। तो पढ़ाई भी करनी ज़रूरी है, ये नहीं कि खाली मैंने बहुत अच्छा गाता हूँ कहने से नहीं होता है। कहीं मेरे पृष्ठभूमि अच्छी है, मैं खानदानी हूँ, जैसे बहुत सारी एक बातें होती हैं कि ये खानदानी है, ये मिरासी है, ये किसी बड़े उसका शिष्य है, गुरुजी का शिष्य है। उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी ज़रूरी है, जो पुराने लोगों ने बहुत कम ध्यान दिया। पुराने जितने भी हमारे गुरुजी लोग रहे, उस्ताद जी लोग रहे, गुरुजन लोग रहे, पढ़ते थे, संगीत के मामले में बहुत अच्छे थे, व्यावहारिक बहुत अच्छे थे, लेकिन उस टाइम पे उतना एजुकेशन जो सिस्टम था उतना डेवलप नहीं था। अब जिसका जो काम है, जाना है और रियाज करना है तो रियाज करना है, उसके अलावा कोई काम नहीं। अब ये तो नहीं कि ना कि जाओ राजा के पास गए और हमने गाना गाया, एक माला दे दी, जाओ साल भर खाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। आज के टाइम पे सारा काम करना जरूरी है। आज के बच्चे को, हमको पढ़ना भी जरूरी है, खाना बनाना भी जरूरी है, सीखना, सब चीज़ जरूरी है। तो जो इतना डेडिकेट अपने आप को कर सकता है, डेडिकेशन ला सकता है और श्रद्धा रख सकता है अपने गुरु के प्रति, और जो सिखाया उस पर मेहनत करेगा, तो वो कैरियर बना सकता है। और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट पढ़ाई होनी चाहिए, उसके बाद सेकेंडरी इसको होना ज़रूरी है। रवि, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिथौरागढ़ में संगीत के क्षेत्र में किन किन लोगों का योगदान रहा है, और अभी प्रेजेंटली कौन कौन लोग मुख्य रूप से सक्रिय हैं? पुराने आज से 50 ईयर्स पहले की मैं बात बताऊं तो उस टाइम पे रंगमंच एक रामलीला हुआ करता था, है अभी भी है। तो उस टाइम पे छोटी छोटी बैठकें हुआ करती थी, छोटे छोटे, अब पुराने पहले तो जंगल ही था, जैसे वड्डा हो गया, तो ऐसे छोटे छोटे गांव है, तो वहाँ पर संगीत का होता था। कुछ लोग गाने बजाने वाले होते थे, तो ऐसे हब था। तो हमारे शहर में एक उस टाइम पे कहते हैं कि उस्ताद ठाकुर सुखवासी चंद वाजपेयी उनका नाम था, जिनको बुलागी राम जी करके फेमस हैं जो। अच्छा। तो वो यहाँ आए, जो शिष्य थे पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी के। तो उन्होंने यहाँ संगीत में बहुत सारी चीज़ें बढ़ावा दिया। हालांकि संगीत होता था उस टाइम पे, और लोग भी थे। तो हमारे वहाँ जितने भी पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं, तो वो उन्हीं के सिखाए हुए हैं। अच्छा। और तो उन्हीं के साथ साथ में कोई मलिक साहब थे, कपूर साहब थे, कुलश्रेष्ठ जी थे, जो मैंने सुना है। अच्छा। यहाँ के सयानों से सुना है। और राजापन जी थे, जिन्होंने यहाँ संगीत का वो क्या कहते हैं कि हाँ, उसको एस्टैब्लिश करा। और रमेश कर्नाटक जी थे, हमारे कर्नाटक सर के पिताजी। तो उसके बाद जो बड़े बड़े हुए, उसके बाद फिर हमारे गुरुजी का यहाँ आना हुआ, 98 में समथिंग आना हुआ। तो फिर वो तबले के बहुत अच्छे विद्वान हैं। तो उनके आने से यहाँ पर तबले का एक अलग ही मुकाम बन गया। अच्छा। शहर में बहुत तबला बजा, उन्होंने सिखाया। और आज जितना भी तबला बज रहा है सब उन्हीं की देन है। काफी बच्चों को प्रशिक्षण दिया उन्होंने। आज ये कंडीशन हो गई कि उनके सिखाए हुए उनके सिखाए हुए बच्चों के शागिर्दों के भी शागिर्द हैं। मतलब कि थर्ड जनरेशन चल रही है, तो उनकी थर्ड जनरेशन चल रही है, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो गुरुजी भी हमारे, मेरे उनका नाम श्री संतोष लाल शाह जी है। और उन्हीं के साथ साथ केदार दत्त भट्ट जी, जो नीचे रामला टगाना रामला में हारमोनियम बजाते हैं, और यहाँ के आप मानिए कि बहुत ही एक बुले स्तंभ है संगीत के। वो हो गए। और एक भुवन
जोशी जी थे, सारंगी बजाते थे और गाते बहुत अच्छा थे। हम्म, चंडाक के रहने वाले, अब तो वो नहीं रहे। हम्म, और एक हमारे गुरुजी जो ऊपर की रामला कराते थे, हेमचंद त्रिपाठी जी, जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग तबले में हाथ रखना जिन्होंने मुझे सिखाया, अच्छा संगीत में जिन्होंने धकेला मुझे, अच्छा वो थे। वर्तमान में अभी एक हमारे संतोष लाल साजी गुरुजी हम्म, और भास्कर कर्नाटक जी और सुरेश कर्नाटक जी, ये गुरुजी, भुवन पांडे सर, हम्म, संदीप पांडे जी, शंकर पंत जी और कई नामचीन लोग हैं। कई नामचीन लोग हैं जो कर रहे हैं और हाँ प्रेजेंट में यही कर रहे हैं। और जिनमें से अभी जो अच्छे आर्टिस्ट में अभी जो है हमारे गुरुजी के ही लड़के स्वरित कृष्ण साहब, तो वो बहुत अच्छा तबला बजा रहे हैं। पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ में संगीत का भविष्य आप किस तरीके से देखते हैं? अभी तो ये मानिए कि 10 साल लगेंगे। 10 साल बाद यहाँ बूम हो जाएगा। क्रांति आएगी। क्रांति आनी है। 10 साल बाद यहाँ का स्ट्रक्चर जैसे डेवलप हो रहा है पिथौरागढ़, पहले कुछ नहीं था, बहुत कुछ है। तो संगीत के क्षेत्र में बहुत कुछ परिवर्तन आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी हमारे जैसे बहुत सारे लोग बाहर सीख रहे हैं, अच्छे अच्छे गुरुजी से सीख रहे हैं और बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो वही चीज़ वो जब यहाँ लाएंगे तो यहाँ संगीत का अपने आप ही, क्योंकि आएंगे तो घर ही, चाहे नौकरी कर लें कभी भी आए, तो जो भी सीखेंगे तो यहाँ पर आगे संगीत को एक अच्छी दिशा मिलेगी और अच्छा लोगों को सीखने को मिलेगा। जो आदमी आज यहाँ से बाहर जा के कर रहा है तो वो यहाँ सीख जाएगा, ये इस तरीके से बूम करेगा। चलिए आशा करते हैं ऐसा ज़रूर हो। और इसी के साथ हम अपने शो की एंडिंग पर पहुंचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने टाइम दिया हमें, अपने इस शो में आने के लिए अपना समय हमें दिया। और रवि ने बताया था कि वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं, अल्पभाषी हैं, लेकिन इतने सुंदर तरीके से और इतने सटीक जवाब दिए। आपकी अकेडमी के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।